नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाईफाई अनअकैडमी यूपीएससी के हमारे इस अद्भुत साइंस और टेक्नोलॉजी के कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में। कैसे हैं आप? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जरा पॉजिटिव स्पिरिट के साथ करके दिखाएंगे, लिख दो लाइव चैट में ताकि मुझे पता हो कि आप पूरी तरह से एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। एक ने लिखा है सैंडर्स सर जिंदाबाद। नैन्सी कुमारी लिखती है मेरा नाम क्यों बदल दिया तुमने? संदीप हूं मैं, अभी तक सैंडर्स हुआ नहीं हूं मैं। आई होप आवाज आपको आ रही है प्यारे साथियों, पूरे जोश में हैं। चलो 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 सारे हजारों बच्चे आ जाओ पढ़ने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के झूले में झूलने के लिए तैयार हो जाओ। यस और नो, यस और नो। लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी जोशीला सॉन्ग। एक बार जोशीले गाने के साथ शुरुआत करते हैं। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, क्या मेरी क्या गरीबी, भूलो बातें पुरानी। बड़ा खूबसूरत गीत था प्यारे दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जोश आ गया। एजेंडा फॉर सेशन नंबर 4, पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, कुछ प्रीलिम बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, 10 बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि भैया ये यूपीएससी वाले जो है ना, बड़े क्रूर लोग हैं, बहुत बड़ा सिलेबस बनाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएट ऑफ इंडिया शुड नो इट। कितना बड़ा है यार, ये तो मजाक कर रहे हैं। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट को ये सारी चीजें कौन पढ़ाता कॉलेज में? एनीवे, हम है ना यहाँ सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। तो आर वी ऑल एक्साइटेड? कमेंट थ्रेड में पूरे जोश के साथ जरा बताओ भैया, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यह है आज का एजेंडा, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, 10 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले पुनः जो नए बच्चे जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिएगा, अपने सारे साथियों को साथ में जोड़ लीजिए ताकि मजा आ जाए और हम सब मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ऑडियो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके प्यारे साथियों, यह है हमारा यूपीएससी का सिलेबस जो हम आपको हर बार सेशन के शुरुआत में दिखा देते हैं, सो दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज, यू नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू स्टडी। अभी हम इसका पहला वाला जो लाइन है वो कवर कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो भैया जरा आवाज देके अपने आस पड़ोस के सारे लोगों को बुला लो और सब मिलके पढ़ाई करो, मम्मी डैडी को भी साथ में बिठा लो। यह है पूरा सिलेबस आपका, काफी इनडेप्थ सिलेबस है। 50 सेशंस में मैं कवर करने वाला हूं। आज हमारा 4th सेशन, अभी तक हमने 20 कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। यस और नो? These are the concepts we have covered so far. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आज पढ़ाने वाला हूं। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है ना भैया? तो 19, 20 तो हम आज पढ़ाएंगे। सारे बच्चे जरा फटाफट आ जाओ, बहुत मजा आएगा। ये 20 कॉन्सेप्ट्स में से, जिसमें से 18 मैंने पढ़ा दिए हैं, आपका टॉप फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा है? जल्दी से कंफर्म करो बेटा। विच इज द वन कॉन्सेप्ट दैट यू वुड पिक अप इफ आई आस्क यू, इफ आई गिव यू द चॉइस कि ये 20 कॉन्सेप्ट अभी तक तुमने पढ़ ली है, इनमें से एक बताओ जो तुम्हारा एकदम फेवरेट कॉन्सेप्ट है। जल्दी बताइए कौन सा होगा वो एक फेवरेट, जल्दी बताइए। साउंड आ रहा है बराबर या नहीं? एक बच्चे ने लिखा है साउंड नहीं। मेरे यहां से तो साउंड एकदम बराबर जा रहा है। एक बार कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ मस्त चल रहा है। और यह है हमारा आज का एजेंडा। एक बार कंफर्म कर दीजिए दैट यू कैन सी मी, दैट यू कैन हियर मी, और आप हमें दिल से भी महसूस कर रहे हैं, यह भी कंफर्म कर दो बेटा। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स वी विल टेक अप। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट 19, वाईफाई इन फ्लाइट। उसके बाद कॉन्सेप्ट 20, ब्लैक होल्स। उसके बाद 21 to 30। बहुत मजा आएगा, एक बार सब पे नजर डालो। इनमें से आप किसी कॉन्सेप्ट पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरा तुरंत टिप्पणी कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, तुरंत सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यह आपका परम धर्म है बेटा। हमारे सेशन में आप जैसे ही आएंगे, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और बिल्कुल आग लगा देनी है, आग लगा देनी है, आग लगा देनी है, तो मजा आएगा। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन। लेकिन उसके पहले प्रीलिम्स एमसीक्यूज। तो थोड़ा मैंने कल जो पढ़ाया, जो जितना आपने पढ़ा उस पर कुछ बेसिक लेवल के सवाल आपसे पूछ लेता हूं। यह रहा पहला सवाल आज का। बहुत सारे सवाल पूछता जाऊंगा, उसमें से कुछ तो ऑफिशियली पीपीटी पे पूछूंगा, बाकी मैं आपको अलग से पूछता चलूंगा। ड्राइवरलेस कार्स विल बेस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ABCD। ड्राइवर रहित गाड़ियां निम्न में से किसका सबसे अच्छा उदाहरण होंगी? ABCD। ड्राइवरलेस कार्स विल बेस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ
ए बी सी डी, जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। ड्राइवर रहित गाड़ियां निम्न में से किसका सबसे अच्छा उत्तर होगा। और अब इसके बाद मैं नाइजीरियन स्कैम समझाऊंगा। थैंक यू, बच्चों ने पूछा है, थैंक यू सो मच। क्वांटम बिट भी समझा दूंगा, डोंट वरी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, शिफ्टिंग नॉर्थ पोल, बहुत बढ़िया, काफी चीजें पता है। ए बी सी डी उत्तर दो बेटा, आग लगा दो जरा लाइव चैट में। यूट्यूब वालों ने भी बोलना पड़ेगा कि यार सर्वर बढ़ाने पड़ेंगे, इतना जोश है बच्चों में यहाँ इंडिया में, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो प्यारे साथियों, द करेक्ट आंसर टू अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डीप लर्निंग। कितने बच्चों का सही उत्तर आया? तो देखिए, अब आप ऐसी चीजों पे जवाब देने लग गए तो बस बिट बाय बिट, पीस बाय पीस सारा नॉलेज बेस आपका मजबूत हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा हम पूरी तरह से भर देंगे। आप बस आपकी तरफ से कोऑपरेट करें, डरिए मत, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, बाद में सेशन को रिवाइज कीजिए। जब रिवाइज करने आते हैं लाइव के बाद तो नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वहां पर भी हमें हजारों कॉमेंट दिखने चाहिए। आज का हमारा दूसरा सवाल इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा। Why did the RBI practically ban cryptocurrencies in India in April 2018 when it prohibited banks from dealing with such entities and exchanges? RBI ने अप्रैल 2018 में कूट मुद्राओं पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? जब उसने भारतीय बैंकों को बोला कि इन क्रिप्टो करेंसी वाली एंटिटीज और एक्सचेंजेस से लेन देन बंद कर दो, तो आरबीआई ने वो बैन क्यों लगाया था, है ना। सवाल यह है, फटाफट फटाफट अपने साथियों को इकट्ठा कर लो भैया, सारे हजारों बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। ए बी सी डी। ए, आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाला है। बी, क्योंकि अन्य बहुत सारे देशों ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं। सी, बिटकॉइन की वैल्यू रोज बढ़ती घटती इतनी ज्यादा है कि उसमें बहुत सारे खतरे हैं। डी, किसी भी तरह का विनियामक ढांचा ही नहीं था और आरबीआई जोखिम कम करना चाहता था। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। यस सर, ए बी सी डी। क्विक क्विक क्विक। मान लीजिए आप प्रीलिम्स में बैठे हैं और ये प्रश्न आपके सामने आ गया, तो भैया उत्तर देना पड़ेगा ना, और बिल्कुल आएगा, देख लेना। अरे अभी तो मैं आपको सैकड़ों प्रश्न और कराऊंगा, अभी तो बस यात्रा शुरू हुई है। प्यारे छात्रों, मुझे बहुत खुशी है देख के कि आप बच्चे सिंसियर हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सही आंसर आपने दिया है और आपका जोश का लेवल भी बहुत हाई है, मुझे बहुत बहुत खुशी है। लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड द डिजायर इन आरबीआई टू कर्ब द रिस्क, बिल्कुल सही। वैसे प्यारे दोस्तों, आरबीआई से ही संबंधित एक और बड़ी खबर जो आज आई है बैंकिंग क्षेत्र की, एसबीआई ने येस बैंक को खरीद लिया है। मालूम है ना आपको, एसबीआई के साथ एक और है जिन्होंने मिलकर येस बैंक को खरीद लिया है, तो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उस पर किसी की कोई टिप्पणी हो तो जरूर बताइएगा। आइए एक सवाल और करते हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स क्वांटम सुप्रीमसी? निम्न में से कौन सा विकल्प क्वांटम सुप्रीमसी को सबसे अच्छे से समझाता है? ए बी सी डी। जब एक डिजिटल कंप्यूटर एक समान समस्या को हल करने के लिए, सवाल को हल करने के लिए क्वांटम से ज्यादा एनर्जी ले ले। बी, जब क्यूबिट बिट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। सी, जब एक क्वांटम कंप्यूटर सामान्य डिजिटल कंप्यूटर से कहीं तेजी से कुछ हल कर दे। डी, जब एक ही सवाल को हल करने में डिजिटल कंप्यूटर ज्यादा पैसा खा जाए बजाय क्वांटम कंप्यूटर के। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी। जल्दी बताइए उत्तर। यस सर, सभी का स्वागत है। सैकड़ों बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सब साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस सर, ABCD. My dear student, the correct answer is C. As you can see very clearly, when a programmable quantum computer outperforms a regular digital computer. A, B और D में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए हम A, B और D को फिलहाल रिजेक्ट करते हैं और C हमारा बेस्ट ऑप्शन है। परीक्षा के हिसाब से एक बात ध्यान रखना, जब आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि उनमें से एक ऑप्शन सही है तो बाकी तीनों पूरी तरह से गलत हो सकता है उनमें से कोई एक थोड़ा बहुत सही हो, लेकिन हमें सबसे सही ऑप्शन हमेशा चुनना होता है। आई होप दैट इज क्लियर। यू हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन।
आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप सीसैट का पेपर करोगे ना, उसमें जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस पे प्रश्न बनते हैं तो उसमें तो ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, इसलिए आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए। कितने बच्चों के 3 में से 3 सही गए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितने बच्चों के तीनों प्रश्न आज एकदम सही गए। चलिए अब अगले 1 मिनट में हमने कल जो पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड्स में आपको एक बार दिखा रहा हूं, मेमोरी को रिफ्रेश कीजिए जल्दी से। कॉन्सेप्ट 11 ML, कॉन्सेप्ट 12 DL, कॉन्सेप्ट 13 ANN। न्यूरॉन याद आ रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया था, इंसान का दिमाग अफ्रीकी हाथी से 2.5 गुना छोटा है, लेकिन इंसान उससे अधिक ताकतवर है। उसका रहस्य क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज द सीक्रेट, दैट द ह्यूमन ब्रेन इज एक्चुअली फार स्ट्रॉन्गर देन द अफ्रीकन एलिफेंट्स ब्रेन, ऑल्दो द ह्यूमन ब्रेन इन साइज एंड वॉल्यूम इज फार लोअर और लेसर देन द अफ्रीकन ब्रेन। उसका एक कीवर्ड आपको दिया था, बताइए वो कीवर्ड क्या है, जल्दी बताइए। बड़े जोश में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने साथियों को जोड़ते चलें, पढ़ते चलें, ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा। ओके साथियों, 14 स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, 15 स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, 16 RBI बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया तो क्रिप्टो करेंसीज आर बैक इन गेम, ध्यान रखिएगा। 17 क्यूबिट, जिसमें एक्चुअल एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर यूज्ड एज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग, क्यूबिट। 0, 1 एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ये हमने बताया था। इसलिए एक क्यूबिट एक बिट के मुकाबले कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से स्टोर करके रख लेता है, यह क्यूबिट का कमाल होता है, क्वांटम सुप्रीमसी। और हमने सुंदर पिचई का फोटो देखा था। सुंदर पिचई भारत में किस शहर से हैं बताइए, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किस इंस्टीट्यूट से किया वो भी बताइए। क्या आपको पता है सुंदर पिचई ने इंजीनियरिंग किस फील्ड में की है? मजा आ जाएगा आपको, बताइए हमें किस फील्ड में की है उन्होंने इंजीनियरिंग, सुंदर पिचई ने। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट 19 वाईफाई इन फ्लाइट। ये मैंने आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तो पहले मैं आपको वेरी क्विकली 15 सेकंड में समझा देता हूं वाईफाई इन फ्लाइट क्या होता है। ध्यान से सुन लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में। आज हम जब किसी प्लेन में चढ़ते हैं तो हमारे मोबाइल फोन बंद करवा दिए जाते हैं, इंटरनेट नहीं दिया जाता है, नॉर्मल फोन भी नहीं दिया जाता है चलाने। नाउ इस तरह की टेक्नोलॉजीज अब धीरे धीरे आ रही हैं कि आपको इंटरनेट वाईफाई के जरिए दे दिया जाएगा। तो कैसे देंगे? प्लेन के नीचे एक रिसीवर लगा रहेगा, जो जब तक प्लेन जमीन पे टैक्सीइंग कर रहा है तो एक नॉर्मल मोबाइल फोन की तरह वाईफाई दे देगा आपको वो, और थोड़ी कम ऊंचाई तक भी वो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल टावर से कनेक्ट करके आपको इंटरनेट वाईफाई देता रहेगा। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा, 30,000 फुट पे जाएगा या समुद्र के ऊपर जाएगा, तो प्लेन के ऊपर एक यंत्र लगा होगा जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा, और वो सैटेलाइट ग्राउंड से कनेक्टेड है नॉर्मली जैसा होता है, और वहां से आपको इंटरनेट मिलेगा। जैसे जैसे प्लेन आगे चलता जाएगा सैटेलाइट बदलते जाएंगे और आपको इंटरनेट मिलता जाएगा। जब प्लेन नीचे की तरफ आएगा तो जो ग्राउंड टावर्स होंगे उसके नीचे का इक्विपमेंट उससे कनेक्ट होगा, आप सीमलेसली नई जगह कनेक्ट हो जाएंगे। बस ये है वाईफाई इन प्लेन, हो गया। So how would internet Wi-Fi be given to you in a plane? Very simple. When the plane is on the ground or relatively at a lower height, an instrument below the plane will connect to the terrestrial towers. And when the plane is 30,000 feet up or above Pacific Ocean, for example, then the plane will have an instrument on the top which will connect to a satellite, and the satellite will keep changing as the plane keeps moving, and you will have seamless Wi-Fi internet. ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। ये रहे सारे पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को पढ़ लो। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, सारी जिंदगी याद रहेगा। यस और नो? बिल्कुल सही बोला, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एब्सोल्युटली बोला आपने सही, बहुत बढ़िया। तो ये सरल सी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, इस पे सवाल बन सकता है, ये करंट अफेयर्स है और इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अब ये सारे बिंदु जो मैंने यहां दिए हैं, जो मैंने अभी बोला, ये वही समराइज्ड बिंदु हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन के समय पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, काम हो जाएगा। और ये है उसका चित्र। तो वॉट एवर वी हैव स्टडीड, ये है उसका इमेज। वो प्लेन जब नीचे रहता है, अर्थ स्टेशन एंटीना से कनेक्टेड रहेगा, ऊपर जाएगा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। समझ में आ गया आपको? और वो क्लाउड दिख रहा है आपको, इंटरनेट क्लाउड, आपको हम क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग बता चुके हैं। तो मौसम क्लाउडी है, बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप दिस इज टोटली क्लियर, यस और नो? तो यह है पूरा पूरा स्काई स्पेस ग्राउंड क्लाउड की कहानी। क्लाउड कंप्यूटिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
प्यारे साथियों, सभी नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और अपने साथियों को लाइए। संदीप बाबा जी की जय एक ने लिखा है, राजेश कुमार यादव जी ने, थैंक यू सो मच, आपको हमारा आशीर्वाद है प्यारे बच्चों। एक ने लिखा, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़िए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो। एक लिखता है, संदीप भैया जिंदाबाद, थैंक यू थैंक यू। जरा ये भी लिख दो, सैंडी जिंदाबाद, तो मुझे एकदम से लगेगा मैं 20 साल का हो गया हूं, वैसे मैं हूं 22 का ही। तो आई होप द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर। एनी क्वेश्चंस? वेरी गुड। सेकंड कॉन्सेप्ट, ब्लैक होल्स। सीधे ब्लैक होल्स पर आ गए। बहुत खतरनाक चीजें होती हैं ब्लैक होल्स। तो ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए प्यारे दोस्तों अब हम आपको एक बहुत ही सरल सी चीज बताना चाहते हैं। ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे। हमारी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास शाम को 7 बजे शुरू हो जाती है। बच्चों 6:55 तक आके बैठ जाया कीजिए, पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए, बहुत जरूरी है। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं ये जानने के लिए एक स्टार की लाइफ को समझिए। सरल भाषा में आपको समझा देता हूं प्यारे दोस्तों। ब्लैक होल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 1 मिनट में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए। ब्लैक होल का एक लिखता है, मजा आरेला सर जी। क्या बेड़ो, बंबई से आया लगा? बंबई से आया लगा तो बहुत बढ़िया। ब्लैक होल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं 1 मिनट में, बहुत आसानी से समझ लेंगे। पूरा अटेंशन अब यहां लगाइए। एक स्टार का फॉर्मेशन होता है जब एक बहुत बड़ा नेबुला कोलैप्स होता है। नेबुला यानी बादल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बादल, नेब्यूला। नेब्यूला से अंग्रेजी भाषा में शब्द आता है नेब्यूलस। आपकी जैसे आपको किसी पॉलिटिशियन से आपने पूछा कि भाई अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी और उसने कोई सही जवाब नहीं दिया, तो आप बोलेंगे कि इट्स ए वेरी नेब्यूलस आंसर, यानी हमें समझ नहीं आ रहा है। समझ गए? ऐसे होता। एक बहुत बड़ा क्लाउड जब कोलैप्स होता है खुद पे ग्रेविटी के फोर्स में, तो स्टार बन जाता है। लेकिन स्टार अल्टीमेटली फ्यूजन से चलते 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 ईंधन एक दिन खत्म करेगा। जब ईंधन खत्म होगा तो उसका आकार बहुत बढ़ने लगता है और वो विस्फोट हो जाता है। और जब वो विस्फोट होता है तो वो पूरा भयानक कोलैप्स होता है। उसके बाद उसके सामने 2 रास्ते रहते हैं। एक रास्ता होता है न्यूट्रॉन स्टार बनने का, दूसरा होता है भयंकर कोलैप्स होके ब्लैक होल बन जाओ। जब वो ब्लैक होल बनता है तो सारा मास एक पॉइंट पर आ जाता है। दैट इज व्हाट अ ब्लैक होल इज। इनफाइनाइट मास लोकेटेड एट वन पॉइंट विच इज कॉल्ड द सिंगुलैरिटी। समझ में आ गया? असीमित मास एक ही बिंदु पे है। तो अब वो इतना मास है कि कोई और उसमें आया तो वो अंदर ही घुस जाता है, वो भाग नहीं सकता है। तो लाइट भी अंदर चली जाती है। तो अब आपको ब्लैक होल तो कभी दिख नहीं सकता, इसलिए उसको आसपास जो लाइट बाहर घूम रही है उसी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यह होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाशगंगा में, सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। दोनों तरफ से जेट छूट रहे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में। लेकिन हमको खतरा नहीं है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जिस ओरायन बेल्ट पे है वो वहां से अभी बहुत दूर है। कई करोड़ों साल तक चिंता नहीं। उसके बाद के लोग कुछ करोड़ साल के बाद यूपीएससी के एग्जाम देते समय टेंशन होगा अगर ब्लैक होल पास आ गया तो। क्या ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? क्या ये अप्रोच आपको अच्छी लग रही है? मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा रहा हूं। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। मजा आया आपको? यस और नो? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब पॉइंट समझिए। A black hole is a region of space-time with such strong gravity that nothing can escape from it, not even light. इसीलिए तो ब्लैक है ना। कोई भी चीज ब्लैक तब होगी जब उससे लाइट एस्केप ही नहीं होगी। A huge amount of matter is packed, yes or no? और इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल के ठीक पहले का वो बिंदु जिसके बाद कोई चीज बाहर बच के भाग ही नहीं सकती, उसके बाद उसको अंदर ही घुसना पड़ेगा। yes or no? I hope you have understood. yes or no? कंफर्म कीजिए। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको एलएससी भी प्यारे दोस्तों। साइक्लोट्रॉन के साथ में एलएससी क्यों बनाया गया है, कोई बताएगा हमें? अब ये 4 प्रकार के ब्लैक होल से बेटा ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इस पे सवाल बन सकता है। मैच द कॉलम लेफ्ट एंड राइट का सवाल बन सकता है या इनमें से किसी एक पर सवाल बन सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सबसे बड़े आकार के होते हैं और वो हर गैलेक्सी के सेंटर में मिलते हैं इंक्लूडिंग मिल्की वे। बहुत मजे की बात है। स्टेलर, स्टेलर का मतलब होता है सितारे, सितारों से जुड़ा हुआ। स्टेलर एक एडजेक्टिव है। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली वॉज अ स्टेलर परफॉर्मेंस। वहां परफॉर्मेंस नाउन हो गया, स्टेलर एडजेक्टिव हो गया। नाउन यानी संज्ञा, स्टेलर यानी विशेषण। हमेशा स्टेलर परफॉर्मेंस बोलते हैं। इंटरस्टेलर वो मूवी थी, यानी 2 सितारों के बीच की जगह इंटरस्टेलर। समझ में आया आपको? तो स्टेलर यानी सितारों से जुड़ा हुआ, तो स्टेलर एडजेक्टिव है।
जब हमारे सूर्य से 3 गुने से बड़ा कोई सितारा कोलैप्स हो जाता है तो वो स्टेलर ब्लैक होल, और उसके बाद फिर माइक्रो और इंटरमीडिएट। ये 4 प्रकार बेटा याद रख लेना, और इस चार्ट को बाद में आप ड्रॉ कर लेना। सिंपल एक आउटलाइन डायग्राम बाद में बना लेना कि एक स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। यस और नो, यस और नो। तो किसी ने पूछा है एनी बुक एक्सेट्रा। प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए इन पे कोई बुक नहीं होती, हम ही चलती फिरती बुकें हम ही पढ़ाएंगे आपको। और उसके अलावा अनअकैडमी के प्लस पोर्टल में मेरा प्लस कोर्स आने वाला है, आप उसमें एनरोल कीजिएगा, वहां बहुत सारे नोट्स इत्यादि में मैं आपको दूंगा। तो ये ब्लैक होल इस तरह से बनता है। ये साइकिल समझ में आ गई। स्टेलर नेबुला यानी वो बादल, मैसिव स्टार, रेड सुपर जायंट, सुपरनोवा, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बन जाएगा। समझ गए। ब्लैक होल को करीब से देखेंगे तो वो सिंगुलैरिटी है जो ब्लैक होल है, दोनों तरफ उसमें जेट छूटता है, ये एक्रीशन डिस्क है, और इसी का चित्र लेने का काम हुआ 2019 में, जो आपने पहला चित्र ब्लैक होल का देखा, जो वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। सेशन को बेटा जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत जरूरी है। हमारा सूर्य जो है प्यारे दोस्तों, हमारा सूर्य एक नॉर्मल एवरेज स्टार है, मैसिव स्टार नहीं है। करोड़ों साल बाद जब सूर्य हमारा समाप्त हो जाएगा, उसका हीलियम समाप्त हो जाएगा, तो वो ब्लैक होल में तब्दील नहीं होने वाला है, व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा हमारा सूर्य। अब यहां से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जिंदगी और मौत पे। हम नॉर्मली बहुत दुखी होते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नथिंग एवर डाइज। वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एवरीथिंग गेट्स रिसाइकिल्ड इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज एवर वेस्टेड। तो ये बहुत बड़ी एक रिसाइकलिंग इंजन चल रही है यूनिवर्स की, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, नथिंग इज एवर वेस्टेड, थिंग्स आर सिंपली रिसाइकिल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये फंडा समझ में आ गया। तो ये इसका चित्र है, जो पहला चित्र ब्लैक होल का था। इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि ये किस टीम ने किया। केटी बोमन वॉज द कोऑर्डिनेटर फ्रॉम MIT अमेरिका, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, जिन्होंने वो कई टेराबाइट का डेटा जो EST टेलीस्कोप से आया था उसको जोड़कर इस चित्र को बनाने में सफलता हासिल की। कितने लोगों को इसके बारे में पहले से पता था? जल्दी बताइए, कंफर्म कीजिए। और ये कई सालों से डेटा इकट्ठा हो रहा था, उसके बाद उस डेटा को इकट्ठा करके उन्होंने ये चित्र तैयार किया। तो ये पहला चित्र है ब्लैक होल का। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, 8 टेलीस्कोप के मिलकर एक गैलेक्सी है M87, उसमें ये ब्लैक होल है, और इन्होंने ये डेटा को कंपाइल करके इस तरह से चित्र तैयार किया। तो इनके ऊपर सवाल अलग अलग ढंग से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया पूरा आपको? अब आते हैं शिफ्टिंग नॉर्थ पोल पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट तैयार है प्यारे साथियों, तेजी से चलता हुआ उत्तरी ध्रुव। अब हम सोच रहे हैं कि भैया नॉर्थ पोल तो फिक्स होता है, नॉर्थ पोल कहां चलता है, नॉर्थ पोल तो अपनी एक जगह है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम ज्योग्राफी में चले गए, लेकिन अब ये सब जुड़ा हुआ है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, तो हम सब कुछ पढ़ते चलेंगे थोड़ा 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 आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के नजरिए से। देखिए, बेसिकली नॉर्थ पोल तो 3 होते हैं पृथ्वी पर। जो उत्तरी ध्रुव के बिंदु हैं वो एक तो है नहीं, वो तो 3 हैं। एक तो है जो भौतिक उत्तरी ध्रुव है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, वो ज्योग्राफिक साउथ पोल, उसकी एक्सिस बनेगी वगैरह। एक है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जहां पे वो डिप होता है अंदर, और एक होता है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो मैथ से ढूंढा जाता है। तो पृथ्वी के 3 नॉर्थ पोल हैं, उनमें जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, हमारा कंपास जहां दिखता है, वो लगातार चलता रहता है, और अभी वो बहुत तेजी से साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिंदुवार समझा देता हूं। आई विल एक्सप्लेन टू यू पॉइंट वाइज द शिफ्टिंग नॉर्थ पोल। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत ब्लैक होल इज विजिबल, हेमंत कुमार पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं हेमंत जी, ब्लैक होल विजिबल नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम ब्लैक होल होता है। लेकिन ब्लैक होल के आसपास जितना भी प्रकाश इकट्ठा होता है, अंदर गिरने के पहले उस पे से उसका चित्र निकाला जा सकता है। समझ में आया आपको? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। तो चलिए, शिफ्टिंग नॉर्थ पोल पर सबसे पहले ये देखिए, हमारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल, तीनों पोल्स अच्छे से देख लो। ट्रू नॉर्थ यानी जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है,
मैग्नेटिक नॉर्थ यानी जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, अभी हम पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं, वो आर्टिक ओशन दिख रहा है आपको, एक बहुत बड़ा आइलैंड वहां दिख रहा है, वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर 3 जगह बर्फ की बहुत बड़ी चादरें हैं। कौन सी हैं वो 3 जगह हैं? जल्दी बताइए, ज्योग्राफी भी तो आपको पढ़ना है ना एग्जाम के लिए। तो विच आर द 3 मेजर आइस प्लेट्स, आइस शीट्स ऑफ दिस प्लैनेट? पृथ्वी पर 3 बड़ी बर्फ की चादरें कहां हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे 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 पिघलती जा रही है। विपिन सिंह लिखते हैं, आई नीड टू गो सर, सॉरी वी आर गोइंग टू मिस यू विपिन, जल्दी वापस आना, बहुत मिस करेंगे बेटा तुमको, और अगली क्लास में पूरे समय रहना। तो अब समझते हैं, देयर आर एटलीस्ट 3 नॉर्थ पोल्स। टेरेस्ट्रियल नॉर्थ पोल यानी जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, इट इज अ फिक्स ज्योग्राफिक पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू दी दक्षिणी ध्रुव। अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नॉर्थ तो साउथ से चलती है, क्योंकि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। इस पे मैं आगे एक और चीज आपके साथ लूंगा, समझ में आया? तो ऊपर से देखेंगे नॉर्थ स्टार से तो पृथ्वी काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखती है, तो रफली हम बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए? तो ये हो गया प्यारे दोस्तों टेरेस्ट्रियल नॉर्थ पोल। पहला समझ में आ गया, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, अभी बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन ये ज्योग्राफी पढ़े बिना वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं आपको। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज, आपने तीनों आइस शीट्स के नाम बताए, बड़ी अच्छी बात है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसको नॉर्थ डिप पोल भी कहते हैं, कि पृथ्वी की जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस वहां पे डिप करके मीट करती है पृथ्वी को। समझ गए? तो अब बहुत अच्छे से समझ लो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच का अंतर क्या है, बहुत ध्यान से समझना, और फिर मुझे कमेंट्स में और लाइव चैट में समझाना। सेशन को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, और आप बाद में रिवाइज कर रहे हो बेटा तो कमेंट थ्रेड में इन सवालों के जवाब दो, उसको भी जरा पॉपुलेटेड रखो, जोश के साथ करो तो मजा आएगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह बहुत पहले बने, दोनों घूमते रहे, दोनों का कोर यानी अंतर्भाग गर्म लोहे का है, लेकिन धीरे धीरे मंगल का अंतर्भाग ठंडा हो गया क्योंकि उसके सूर्य से दूरी और दूसरे कारण। पृथ्वी का अंतर्भाग ठंडा नहीं हुआ है, घूम रहा है, गर्म है। द इनरमोस्ट कोर इज सॉलिड, आउटर कोर इज रोटेटिंग। कहीं भी मेटल अगर इस तरह से घूमता है, ऑटोमेटिकली उसमें से बिजली के करंट पैदा होते हैं और उसके बाद चुंबक पैदा होता है। तो ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का क्रिएट हुआ है, उसने सूर्य की विकिरण को हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ा ले जाने से बचा के रखा, और इसलिए हम जिंदा हैं। मार्स ठंडा हो गया, जियोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया, सूर्य की विकिरणों ने वहां का सारा एटमॉस्फेयर 99% उड़ा दिया। यह डिफरेंस है पृथ्वी और मार्स का। तो क्या एक दिन पृथ्वी का भी कोर ठंडा होगा? 100% होगा, लेकिन अभी उसमें करोड़ों साल हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यह इसलिए बताया कि अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी और मंगल ग्रह में मूल अंतर क्या है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यह हो गया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक तकनीकी भाषा है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी हमें यह देखना है कि कुछ बहुत ही गजब चीज हो रही है पृथ्वी पर। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव घूमते 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 साइबेरिया की तरफ जा रहा है। पहले वो कनाडा की तरफ था, 2019 में पता चला हर साल 55 किलोमीटर की दर से साइबेरिया की तरफ जा रहा है। समझ में आया आपको? सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स साइबेरिया, एंड मैं हमेशा से कहते आया हूं ये व्लादिमीर पुतिन बहुत खतरनाक आदमी है। देख लिया आपने, अब समझते ही नहीं है लोग इस बात को। चलिए प्यारे दोस्तों, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अवर कॉन्सेप्ट 21। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 22 पर, बोइंग मैक्स क्राइसिस। आपने बोइंग मैक्स 737 की एक बहुत बड़े संकट के बारे में सुना है क्या? कितने बच्चों ने सुना है, जल्दी बताइए। और प्यारे दोस्तों, जरा आप में से 2-3 बच्चे बढ़िया वॉलंटियरिंग कीजिए। बाकी बच्चों को, एक ने लिखा है कि देन कैन वी से दैट मार्स इज ओल्डर देन अर्थ। नहीं, इससे यह साबित नहीं होता कि मार्स पृथ्वी से ओल्डर है, बिल्कुल भी नहीं। मार्स की दूरी देखिए, अर्थ जो है ना वो सूर्य के सामने गोल्डी लॉक जोन में है। हम न ज्यादा बहुत दूर हैं, ना हम बहुत कम है। बहुत कम होते तो हमारा मर्क्यूरी हो जाता, बहुत दूर होते तो हमारा मार्स हो जाता। ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उसके आगे गैस जायंट्स आते हैं। समझ में आया? तो आप में से कुछ बच्चे जरा वॉलंटियरिंग करें,
बाकी बच्चों को मोटिवेट करें, सेशन को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो मजा आएगा। बोइंग मैक्स क्राइसिस के बारे में कितनों को पता है? कितनों को पता है भाई? दो बहुत बड़े एक्सीडेंट जिसमें 100% सबकी मौतें हो गई और ये कंपनी बर्बाद होने की कगार पे आ गई है इस एक प्लेन के कारण, मालूम है आपको? और ये पूरा एक साइंटिफिक क्राइसिस है। अब मैं आपको समझा देता हूं सरल भाषा में कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, लेकिन उसके बावजूद इनके सीईओ बच के निकल गए, जबकि उन पे तो आपराधिक मुकदमा होकर उनको गिरफ्तार होना चाहिए, बिकॉज सैकड़ों लोगों की ये मौत के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। वो व्लादिमीर पुतिन वाला चुटकुला था। आई होप आपको वो जोक समझ। व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? पृथ्वी के ऊपर किसी का बस थोड़ी चलता भैया। वो तो मैंने चुटकुले में बोला था कि व्लादिमीर पुतिन खतरनाक है और देखो नॉर्थ मैग्नेटिक को ले गया अपनी तरफ। एनीवे, तो प्यारे दोस्तों, बोइंग मैक्स 737 क्राइसिस 1 मिनट में समझ लीजिए। बोइंग एयरबस के साथ कॉम्पीट करता है। बोइंग अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, एयरबस यूरोप का कंसोर्टियम है। इन दोनों की हेड टू हेड फाइट है। बोइंग एक मॉडल लाता है, एयरबस एक मॉडल लाता है, एयरबस एक मॉडल लाता है, बोइंग एक मॉडल लाता है। बोइंग के सीईओ पर बहुत प्रेशर था कि एयरबस से आगे निकलना है, तो उन्होंने 737 मैक्स सीरीज लॉन्च की कि भैया इसमें ये होगा, वो होगा, ये होगा, फाइन। जल्दीबाजी में उन्होंने उसमें एक MCAS सिस्टम लगाया। अब ये MCAS सिस्टम क्या था? ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन का सिस्टम है प्लेन के लिए। जब यह सिस्टम बनाया जा रहा था तब डेडलाइंस का प्रेशर बहुत होने से बहुत सारी इंजीनियरिंग चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया, बेसिकली कटिंग कॉर्नर्स। और जब ये MCAS सिस्टम लगा, उसके बारे में ना पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई, ना ऑपरेशन मैनुअल में जोड़ा गया, ना फ्लाइट सिमुलेटर में डाला गया, और उसमें एक बहुत बड़ी गलती थी फिजिकली उस सिस्टम में। ये एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम है। अब इसने क्या किया इस गलती ने, क्योंकि इनको डिलीवरी भारत में सैकड़ों खरीद के बैठी हुई है हमारी एयरलाइन कंपनी, और वो सारे प्लेन ग्राउंडेड है, आज हालत खराब हो चुकी है, और ऊपर से कोरोना वायरस। प्यारे दोस्तों, ये MCAS क्या करता था? जब प्लेन ऐसा उड़ता था तो MCAS को ये सिग्नल मिलते थे, फॉल्टी MCAS को, कि प्लेन ऐसा हो गया है। तो MCAS क्या करता था? वो ये सोचता था कि प्लेन ऐसा है तो वो प्लेन को ऐसा करना है, तो वो ऐसे वाले प्लेन को ऐसा कर देता था। पायलट्स को समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो जब प्लेन ऐसा होता है तो आप ऑल्टीट्यूड लूज करोगे, ऐसा दो इथियोपिया और लायन एयर दोनों के, तो आप ऑल्टीट्यूड, तो पायलट उसको ऊपर खींचते थे। तो फिर MCAS को लगता था कि ये तो और ऐसा हो गया, तो वो उसको और दबाता था, तो ये दोनों प्लेन बुलेट की तरह नीचे आ गए और हजारों लोग जान गंवा बैठे। 100% जिम्मेदार बोइंग। आपको समझ में आया ये पूरी क्राइसिस क्या है? तो मैंने एक बहुत जटिल क्राइसिस आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसका कमर्शियल टेक्निकल इंप्लीकेशन बहुत सारा है। दिस MCAS ended up destroying not only thousands of lives but also the Boeing company almost। ये बोइंग कंपनी पूरी तरह से डूब सकता था, लेकिन किसी तरह अमेरिकी सरकार ने उसको बचा लिया है। हालांकि इस कंपनी के सीईओ को कम से कम दंड इसका मिलना चाहिए था। The ambitious new design Boeing 737 Max was a passenger airline। इसके MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये उसका चित्र दिया हुआ है। MCAS फुल फॉर्म याद रखिएगा। भारत की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने ये बहुत सारे प्लेन्स को ऑर्डर दिया हुआ है और कई बिलियन डॉलर का ये प्लेन खरीद के आज वो सब ग्राउंडेड पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं करना है क्या अब आगे। आपको बात समझ में आई? तो ये मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम प्लेन्स को बुलेट की तरह नीचे ले जाता था, क्योंकि वो गलत समझता था कि ये प्लेन राइज कर रहा है, जबकि वैसा होता नहीं था, वो गलत समझता था। एंड दैट सिंपल मिस्टेक पायलट्स समझ ही नहीं पाते थे कि मैं हाइट क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं, और फिर वो बोलते थे मुझे एयरपोर्ट पे वापस जाना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती थी। यह है पूरी कहानी MCAS बोइंग 737 मैक्स की। सेशन में मजा आ रहा है? यस और नो कंफर्म करो जल्दी से, प्लीज कंफर्म, सो दैट आई नो दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड यू आर एंजॉयिंग इट एज मच एज आई एम एंजॉयिंग। साइंस और टेक्नोलॉजी एक जिंदगी जीने का तरीका है। एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे, मेंस में भी सवाल बनेंगे, और ये आपको एक फाउंडेशन देगा, ये हमारा कोर्स, और ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा। इज द कॉन्सेप्ट 22 टोटली क्लियर? यस और नो? पूरे जोश के साथ बताओ भाई, पूरे जोश के साथ बताओ यस और नो। क्राइसिस समझ में आ गई? तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में
कई बार डेडलाइन के प्रेशर में और पैसा बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी गलतियां होती हैं। अब हम चलेंगे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 23 पर, क्लाइमेट इमरजेंसी। ये आ गया एनवायरमेंट और इकोलॉजी का। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा हमको कभी ज्योग्राफी पढ़ना पड़ जाता है, थोड़ा मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ जाता है, थोड़ा एविएशन पढ़ना पड़ जाता है, थोड़ा क्लाइमेट। इसलिए ये टॉपिक बहुत बढ़िया लगता है मुझे, इसमें सारी चीजें आती हैं तो भैया दिमाग फ्रेश चलता है। क्लाइमेट इमरजेंसी यानी जलवायु आपातकाल। 11,000 वैज्ञानिकों ने 153 देशों के एक मैनिफेस्टो साइन किया है और उस मैनिफेस्टो में यह बोला है कि पूरे विश्व में हम जलवायु आपातकाल घोषित कर रहे हैं। वी डिक्लेयर अ क्लाइमेट इमरजेंसी। और हम ये वार्न कर रहे हैं दुनिया को, सारी सरकारों को, कि अगर अभी इसी वक्त हम सबकी जीवन शैली में, सरकारों के काम करने की प्रणाली में, कंपनियों के काम करने की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो ये दुनिया बचेगी नहीं। मतलब मानवता नहीं बचेगी, दुनिया तो बची रहेगी, इंसान की क्या औकात है। कई बार लोग बोलते हैं वी आर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, दैट्स अ वेरी एरोगेंट थिंग टू से। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, वी कैन ओनली डिस्ट्रॉय अवर बायोस्फीयर एंड आवरसेल्फ। द प्लैनेट हैज बीन हियर फॉर 450 करोड़ ईयर, इट विल बी हियर फॉर अनदर 450 करोड़ ईयर। वी हैव टू टॉक अबाउट आवरसेल्फ। तो इन्होंने चेतावनी दी, जिसमें 69 साइंटिस्ट भारत के भी हैं, कि भैया दुनिया को बचा लो और मानवता को बचा लो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इनके सजेशंस हैं, एनर्जी एफिशिएंसी लाइए, कार्बन टैक्स लगाइए, एजुकेट मोर गर्ल्स टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट इवन मोर सो दैट पॉपुलेशन कैन फर्दर गो डाउन, ईट लेस मीट एंड ईट मोर प्लांट्स, एंड जीडीपी ग्रोथ कैन नॉट बी दी ओनली गोल। ये 5 चीजें ध्यान रख लेना। समझ में आया? तो यहां मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं प्यारे दोस्तों, व्हाट डू वी मीन बाय कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन पद चिन्ह ये क्या होता है? ये टर्म सुना है किसी ने? कार्बन फुटप्रिंट। जिसने भी सुना है सरल भाषा में हमें भी समझाओ। अगर आप बाद में रिवीजन कर रहे हो तो कमेंट्स में समझाओ। वहां भी ये मान लो कि मैं आपके साथ लाइव ही बैठा हूं पढ़ाने के लिए। व्हाट इज क्लाइमेट फुटप्रिंट? कितने बच्चों ने सुना है? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिन्ह, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। तो ये 5 चीजें हमें करनी है। ये उससे जुड़ी हुई न्यूज है कि आने वाले 10 से 20 सालों में बहुत भयंकर टेंशन हो जाएगा और इसलिए जल्दी से जल्दी हम कुछ करें। ये 6 फोकस एरिया वो बताते हैं कि अगर इन 6 चीजों पे हमने ध्यान दे दिया तो सब कुछ ठीक हो सकता है 10 सालों में, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, यूरोप की एक 16-17 साल की लड़की है जो पिछले 2 सालों से क्लाइमेट युद्ध लड़ रही है। सबने उसका नाम सुना है? हमें जल्दी से नाम बताइए। मैं तो भैया फैन हूं उसका। 16 साल की उम्र में उसने क्लाइमेट स्ट्राइक शुरू की और आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को उसने एजुकेट कर दिया कि हमें बचाना होगा, हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी। कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे लोगों को अगर हम समर्थन नहीं दे सकते तो कम से कम आलोचना न करें। तो उस लड़की का नाम हमें जल्दी से बताइए कॉमेंट थ्रेड में। हु इज शी? कौन है वो लड़की जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ रही है? जल्दी बताइए उसका नाम। उसके इनिशियल से GT, जल्दी बताइए नाम। ग्रेटा थ्यूनबर्ग। सुना है कि नहीं नाम? GRETA, ग्रेटा, THUNBERG, थ्यूनबर्ग। ग्रेटा थ्यूनबर्ग वो अकेली लड़की है यूरोप की जो ये लड़ाई शुरू करती है अपने स्कूल के बाहर। वो एक पोस्टर लेके बैठती है, क्लाइमेट स्ट्राइक। सब उस पे हंसते हैं कि ये पगली, तेरे बोलने से क्या होगा। लेकिन आज करोड़ों लोग उसके कहने पे क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं और सरकारों को एक्शन। तो द पावर ऑफ वन इज अ रिमार्केबल पावर। हमेशा याद रखना, जब एकला चलो रे, आपको मालूम ही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नारा था, एकला चलो रे। तो जब आपको ऐसा लगता आपको बहुत लोगों का साथ चाहिए, पहले आप शुरुआत तो करो, अपने आप कारवा बनता जाएगा। समझ में आया आपको? डोंट एक्सपेक्ट अ कारवा ऑन डे 1। एकला चलो रे, शुरू हो जाइए, कारवां अपने आप बन जाएगा। ग्रेटा थ्यूनबर्ग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो याद रखिएगा, ग्रेटा पर भी सवाल बन सकते हैं। ये सब करंट अफेयर्स की चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्लाइमेट इमरजेंसी। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी है और संकट तो है? यस या नो? यस मतलब है इमरजेंसी और हमें फटाफट कुछ करना चाहिए 10 साल में। 1.5 डिग्री सेल्सियस UNFCCC की रिपोर्ट देख लिया आपने कि 2030 के पहले 1.5 के नीचे रोकना है। मालूम है ना, उन्होंने चेतावनी दे दी कि 2030 तक का समय है। प्यारे दोस्तों, तो जल्दी बताइए कितने लोग कहते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी है? यस। कितने लोग कहते हैं कि नहीं है? नो। बताइए। समझ में आया?
ओके, तो ये है क्लाइमेट इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज टोटली क्लियर। अब आते हैं 24 पर, साइटोट्रॉन। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त मशीन एक भारतीय साइंटिस्ट ने बनाई है, जिस भारतीय साइंटिस्ट का लक्ष्य यह था कि मैं इंसानों में जब कैंसर होता है तो उस कैंसर को बिना बायोप्सी के ढूंढ के निकालूं। आज अगर किसी व्यक्ति को शक होता है कि मुझे कैंसर हुआ है तो वो क्या करेगा, वो बायोप्सी करवाएगा। बायोप्सी यानी लिविंग टिश्यू को निकालकर उसका लेबोरेटरी में स्टडी करना। बायोप्सी एंड ऑटोप्सी दो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, BIOPSY बायोप्सी, AUTOPSY ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी मुर्दों का शव परीक्षण, पोस्टमार्टम। वो जो क्राइम पेट्रोल में होता है ना भैया, अच्छा वो क्राइम पेट्रोल है, हाँ पेट्रोल नहीं है कि वो गाड़ी में डल रहा है पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल, जिसमें फिर वो आता है ना सब इंस्पेक्टर, सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। हाँ शिंदे, क्या है रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट कहती है कि इसकी मौत 36 से 38 घंटे के पहले हुई है सर, और इसमें स्टैब मार्क्स भी मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि सर गला दबाना तो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन अलसी में तो इसे स्टैब मार्क्स, इसको स्टैबिंग से ही मारा गया है। अच्छा, तो मतलब ये रोहित ने किया होगा। क्राइम पेट्रोल में होता है ना ऐसा, वो होती है ऑटोप्सी। समझ में आया? और बायोप्सी क्या होती है? जिंदा आदमी जाके अपने टिश्यू का पूरा कल्चर करवाता है। यस और नो? चलिए दोस्तों, तो भारत के एक वैज्ञानिक ने साइटोट्रॉन बनाया है। साइटोट्रॉन में क्या होता है? साइटोट्रॉन में बोलते हैं कि हम एक कैंसर ट्रीटिंग डिवाइस बना रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड R&D फैसिलिटी एक अमेरिकी कंपनी की है। इसका IPR अमेरिका के पास जाएगा, बड़ा दुख की बात है। और वहां के US FDA ने उसको एक डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ में ब्रेक थ्रू डिवाइस प्रोग्राम में पैसा भी दिया है। नॉन इन्वेजिव टिश्यू इंजीनियरिंग, इनका कहना है कि हम पता भी लगा लेंगे और पूरा ट्रीटमेंट भी कर देंगे नॉन इन्वेजिव तरीके से। तो यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर राजा विजय कुमार ने यह बनाया है, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, QMRT, इतना याद रखिएगा, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी। समझ में आया आपको? QMRT। अब ये रही मशीन, ये है साइटोट्रॉन और ये उसका डिस्क्रिप्शन। इट प्रोड्यूसेस अ हाई पावर मल्टी फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी स्पिनिंग क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम इन द लोअर एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्यारे दोस्तों, तो ये एक विशेष प्रकार की रेडिएशन पैदा करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिससे कैंसर को बिना सर्जरी के ट्यूमर्स को ट्रीट किया जा सकता है। फंडा समझ में आ गया? बस इतनी बेसिक चीज आप याद रखिएगा। बाकी मैंने कंटेंट बहुत सारा दिया है, इसलिए दिया है कि जो बच्चे बाद में बड़ा सिंसियरली रिपीट करेंगे सेशन को, देखेंगे, तो नोट्स बनाने के लिए आपके पास कंटेंट हो। और बाकी मैं फिर अनअकैडमी के प्लस पोर्टल में तो अलग से बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। फंडा समझ में आ गया आपको? तो यह है पूरी कहानी डॉक्टर राजा विजय कुमार की। यस और नो? साइटोट्रॉन। अब एक और मशीन होती है दुनिया में, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? स्विट्जरलैंड में नीचे कई किलोमीटर जमीन में नीचे सा गोल मशीन बनाया हुआ है, साइक्लोट्रॉन है। वही तो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, और क्या है? तो जल्दी बताएंगे वो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? ये साइटोट्रॉन था, मैं आपसे पूछ रहा हूं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल होमवर्क है, बताइएगा। अब हम आ गए हैं हमारे 25वें कॉन्सेप्ट पर, जो फिर से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। मजा आ रहा है आपको? कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं? जरा कंफर्म करो एक बार, जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो। ये अलग अलग फील्ड के मैं आपको करंट अफेयर के ये पूरे कॉन्सेप्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के करा रहा हूं। मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। माय डियर स्टूडेंट्स, वी कम बैक टू क्लाइमेट वंस अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना संकेंद्रण हमारे वातावरण में है, उसको ppm से मेजर करते हैं। जल्दी से फुल फॉर्म बताइए, ppm का क्या होता है? कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हैज क्रॉस 415 ppm। तो ये 415 बहुत खतरनाक ये नंबर है। 415 ppm हो गया एटमॉस्फेयर में, मतलब ऐसा तो ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो व्हाट डू वी मीन बाय ppm? फुल फॉर्म बताइए ppm का, जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। थोड़ी अच्छी स्पीड हम पकड़े,
तो आप सब बड़े ब्राइट बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाकर। बहुत जोश के साथ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और बच्चों को भी जोड़िए, अपने घर के लोगों को भी जोड़िए। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो बहुत जरूरी है भैया लाइफ में डेवलप करना, यस और नो। माय डियर स्टूडेंट्स, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी प्रति 10 लाख में। समझ में आया? पार्ट्स पर मिलियन। 415 CO2 पीपीएम बहुत खतरनाक लेवल है। सब लोगों को घबराहट हो रही है कि इतना CO2 चला गया तो CO2 हटाना पड़ेगा ना एटमॉस्फेयर में से। तो अब मैं आपको सरल भाषा में ग्रीन हाउस इफेक्ट समझा रहा हूं, शांति से समझ लो। पृथ्वी पर अगर ऐसी गैसेस नहीं होती जो ऊर्जा को पकड़ के रख पाती, तो पृथ्वी पर ऊर्जा रुक ही नहीं पाती, सब रेडिएट आउट हो जाती। जीवन इसलिए संभव है क्योंकि गर्मी रुकी हुई है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड ने रोक रखा है, मेथेन ने रोक रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड ने रोक रखा है, वाटर वेपर ने रोक रखा है। 6 टॉप GHG होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें। कौन सी 6 होती हैं बता दीजिए नाम एक बार। प्रॉब्लम यह हो गई है कि जितनी गर्मी रोक के रखनी है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड हीट दैट वी नीड टू कैप्चर, हम उससे कहीं ज्यादा कैप्चर करने लग गए। क्यों? क्योंकि 200 साल में इतनी फैक्ट्रियां, इतना धुआं, इतना CO2, इतनी चिमनियां कि अब ज्यादा हो रहा है और इसलिए तापमान बढ़ रहा है। नहीं तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वेरी गुड इफेक्ट, इट हैज मेड लाइफ पॉसिबल, बट इट इज नाउ एंटरिंग इनटू अ डेंजरस फेज ऑफ रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जहां वो कंट्रोल के बाहर और हॉट हाउस अर्थ बन जाएगा, कि फिर पीछे नहीं आएगी पृथ्वी, वो इतनी गर्म होती चली जाएगी, यानी ह्यूमंस के लिए वो इंपॉसिबल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेकार चीज है। नहीं 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 नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने जीवन संभव बनाया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो रहा है अब। फंडा समझ में आया कि नहीं प्यारे दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाओ, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप और हम बोलते हैं, ग्रेटा भी बोलती है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करो, इससे तो फ्लो कम होगा, जो स्टॉक है वो तो वहीं का वहीं है। स्टॉक का क्या मतलब? 250 साल पहले से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चिमनियां बनी, फ्लो 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 फ्लो, स्टॉक स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है। सिग्मा फ्लो इज इक्वल टू स्टॉक। फंडा समझ में आ गया? जैसे अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, सिग्मा डेफिसिट इज इक्वल टू डेट। तो भारत का नेशनल डेट जो है, राष्ट्रीय कर्जा, वो क्या है? हर साल का सरकारी बजट घाटा जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, तो राष्ट्रीय कर्जा बन गया। तो सिग्मा डेफिसिट इज डेट। उसी तरह सिग्मा फ्लो इज स्टॉक। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना दोनों तरफ? ये फंडा अच्छा लगा आपको? तो अब कार्बन को कैप्चर करो, किसी तरह एटमॉस्फेयर से हटाओ, क्योंकि हटाना पड़ेगा ना। नया फ्लो कम करोगे, वहां तक तो सब ठीक है। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, वेरी गुड। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से, और ये बहुत सही लिखा है कि अति बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती, अति सर्वत्र वर्जयेत, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो कार्बन को कैप्चर करके एटमॉस्फेयर से हटाना पड़ेगा, नया कार्बन नहीं डालना है। वो फ्लो कम करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी है उसे भी तो हटाना पड़ेगा ना, यानी स्टॉक को कम करना पड़ेगा। जो जो टेक्नोलॉजी ये करने में मदद करेगी उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। जल्दी बोलो, समझ में आ गया? ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देख लो। पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है? यस और नो? अब क्या क्या कर सकते हैं? उसके पहले दुनिया के 6 सबसे ज्यादा फ्लो देने वाले देश, चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, भारत, रूस, जापान। प्यारे दोस्तों, वर्ष 1900 में कुल 1.9 बिलियन टन हमने वातावरण में कार्बन उत्सर्जित किया। 2018 में हमने 37 बिलियन टन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया। तो 2 को 18 गुना बढ़ा दो, इतना तो प्रकृति सहन ही नहीं कर सकती है। और इसीलिए तो क्लाइमेट इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। फंडा समझ में आया कि नहीं? आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे आंकड़े नोट कर लेना। और ये विश्व के 6 सबसे बड़े एमिटर देश हैं, ध्यान रखिएगा। भारत फिलहाल अभी टोटल वॉल्यूम में बहुत कम है, क्योंकि हमारा उतना जीडीपी है नहीं, हम $3 ट्रिलियन के हैं। चीन, देखिए सिंपल सा लॉजिक बताता हूं।
पाकिस्तान का जीडीपी है $300 बिलियन, हमारा है 3 ट्रिलियन या 2800 बिलियन। तो पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी का रेशियो 1:8 और चीन का आप मान लीजिए 14 ट्रिलियन। समझ में आया आपको? तो हमारा हो गया 1:5 चीन के साथ। तो पाकिस्तान, भारत, चीन अर्थव्यवस्था का रेशियो है 1:8:40। यह ध्यान रख लेना, मैजिक फॉर्मूला दे दिया है 1:8:40। पाकिस्तान, भारत, चीन, समझ में आ गया 1:8:40। उसी तरह भारत का जो लेबर मार्केट है ना, श्रम बाजार, उसको समझना है तो एक मैजिक फॉर्मूला है 65, 35, 15, 85। किसी को उसके बारे में मालूम हो तो बताना, अदरवाइज होमवर्क है, आराम से ढूंढो। मैं कई चीजें ऐसी होमवर्क की आपको देते रहता हूं। प्यारे दोस्तों, ये हैं अलग अलग सीसीएस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। अच्छे से देख लीजिए, ये हैं कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज अलग अलग, और इन सब पर काम करेंगे तो जाके कहीं मानवता बचेगी 50-60 सालों में, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर, ओशन फर्टिलाइजेशन, बायोचार, एनहांस्ड वेदरिंग, डायरेक्ट एयर कैप्चर, बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है और इन सबको सीसीएस कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सीसीएस, वेरी गुड। अब आ गए हैं हम 26वें कॉन्सेप्ट पर, सोलर स्पिक्यूल्स। ये सोलर स्पिक्यूल्स एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है जो अब हम समझेंगे। यस और नो? अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? आज का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? एक, अभी तक मैंने जो कुछ आपके साथ डिस्कस किया उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे बढ़िया, आपके हिसाब से पर्सनल चॉइस होती सबकी अलग अलग, आपको कौन सा अच्छा लगा बताइए। और किसके बारे में आपको पहले से पता था जरा वो भी बताइए। 1:8:40 का रेशियो समझ में आ गया? तो 65, 35, 15, 85 का भी ढूंढ के निकालिएगा। फिर अमित जी ने पूछा है कि सर जीडीपी क्या होता है? अमित जी, उसके लिए 2.5 घंटे का हमको अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा बेटा, उसके बिना नहीं समझा पाएंगे। जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, वो सारी चीजें पूरा अपने आप में टॉपिक है बेटा। एनीवे, तो अब आते हैं सोलर स्पिक्यूल्स पे। सोलर स्पिक्यूल दरअसल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे सूर्य देवता में अंदर एक प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस है? जल्दी बताइए प्रोसेस का नाम। जहां पर कुछ मिलकर कुछ बन रहा है। क्या मिल रहा है, क्या बन रहा है, प्रक्रिया क्या है? जल्दी बोलो, हर बच्चे को पता है, 5th क्लास के बच्चे को भी पता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा है। हाइड्रोजन एटम्स आर फ्यूजिंग टुगेदर इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड बिकमिंग हीलियम। E=mc², फोटॉन्स रिलीज हो जाते हैं। यस और नो? तो अंदर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है। बाहर आते आते यह तापमान हो जाता है 5000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं यह बढ़ के हो जाता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस। तो साइंटिस्ट बहुत समय से चिंतित थे कि यह क्या है। पहले है 1.5 करोड़, फिर ऊपर आते हैं तो 5000, फिर बढ़ के 10 लाख। तो यह तो होना ही नहीं चाहिए। इसको कहते हैं एनॉमलस टेम्परेचर बिहेवियर ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो आखिर यह एनॉमलस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सूर्य के अंतर्भाग में तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर पर है केवल 5700 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके कुछ हजार किलोमीटर ऊपर कोरोना, जो कि कोरोना वायरस वाला कोरोना है। आप देखिए, कोरोना ही कोरोना है सब तरफ। इसी कोरोना को स्टडी करने आदित्य L1 जाने वाला है, इसी को स्टडी करने पार्कर सोलर प्रोब गया है नासा का। वहां 10 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग भारी परेशान कि भैया ऐसा कैसा, ये कैसे हो रहा है। तो अब पता चला है कि उसके पीछे जो मिस्ट्री है उसका नाम है सोलर स्पिक्यूल्स। क्या होते हैं सोलर स्पिक्यूल्स? ऐसे जेट होते हैं गैसेस के, आप देख रहे हैं ऊपर आपको बता रहे हैं मास में, टेम्परेचर में, और नीचे बता रहे हैं मास में। सोलर स्पिक्यूल ऐसे जेट्स होते हैं जो फोटोस्फीयर से ऊपर कोरोना में जाते हैं और फोटोस्फीयर की हीट को कोरोना में पहुंचा देते हैं। तो इन स्पिक्यूल्स की वजह से एनॉमलस टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ द सन ऑब्जर्व होता है। तो अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर है सोलर स्पिक्यूल वेरी रैपिड जेट्स जो गर्मी को भी ऊपर ले जाते हैं और इसलिए वो ठंडा हो जाता है और ऊपर का गर्म। ठंडा है ना 5700, जो हमें जला के राख कर देने के लिए काफी है। फंडा समझ में आ गया? यस और नो? ये कोविड वाला कोरोना नहीं है रे।
कोविड-19 अलग है, कोरोना वायरस अलग है, और ये कोरोना अलग है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। सूर्य में फ्यूजन हुआ, एनर्जी निकली, फोटोन निकले। सूर्य के कोर से एक फोटोन को सतह पे आने में कितना समय लगेगा? फोटोन यानी लाइट पार्टिकल। तो सूर्य के कोर से सूर्य की सतह पर एक फोटोन को आने में कितना समय लगेगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब देना है। अब वो नाइजीरिया वाले ईमेल स्कैम का जवाब देने का समय आ गया है। कितने बच्चों को जवाब सुनना है भैया? नाइजीरिया के ईमेल स्कैम में वो बूढ़ी औरत सोने का संदूक तुमको 15,000 रुपए में क्यों देना चाहती है? वो सवाल सुनना है ना, सवाल का जवाब सुनना है। कितनों को सुनना है? जल्दी बताओ कि वो बूढ़ी औरत बार बार, जिसके पति की अभी रोड में एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, सोने से भरा संदूक 15,000 रुपए में देने को तैयार बैठी हुई है, तो वो क्यों देना चाहती है? सुनना है कि नहीं जवाब? कंफर्म करो तो बताऊंगा उसका उत्तर। बहुत शानदार उत्तर है, भौचक के रह जाओगे सुन के, यस और नो। अब सुनिए ध्यान से कि क्या हो रहा है उसमें। प्यारे दोस्तों, बहुत शातिर और होशियार हैं नाइजीरियन स्कैमर्स। जब वो एक बहुत मूर्खतापूर्ण ईमेल बनाते हैं कि मैं एक विधवा हूं, मेरे पति की 7 दिन पहले ट्रक ने एक्सीडेंट में हत्या हो गई, घर पे 2 सोने के संदूक हैं, तुम अपनी सारी डिटेल दो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने पता किया। ये तो एक अति मूर्खतापूर्ण ईमेल है। क्यों कर रहा है वो स्कैमर ऐसा, इतना मूर्खतापूर्ण ईमेल? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द टेक्निक। दिस टेक्निक is called eliminate the smart people at the first stage itself. जितने होशियार लोग हैं उनको पहली स्टेज में हटा दो, क्योंकि सारे होशियार ये देखते ही बोलेंगे हट और डिलीट करेंगे। तो 90% लोग साफ हो गए। अब जो बचे हैं वो पक्के निरे गधे हैं और इनको उल्लू बनाया जा सकता है। नहीं तो वो तो सब में अमित उनके फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। अगर बहुत अच्छा मेल ड्राफ्ट करके भेजेंगे साउंडिंग क्रेडिबल, तो वो इनक्रेडिबल मेल्स भेजते हैं कि केवल मूर्ख फंसे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको बात समझ में आई कि नहीं? तो नाइजीरियन स्कैम ऐसे होता है। हैव यू अंडरस्टूड? इसकी समरी जरा लिख के बता देना। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने स्कैम को समझने में इतनी रुचि ली, लेकिन अपनी रुचि पढ़ाई लिखाई में रखना बेटा, ज्यादा दाया बाया मत जाना। अगले कॉन्सेप्ट पर आ गए, कॉन्सेप्ट 27। सेशन को समाप्त करने का भी समय नजदीक आता जा रहा है। किसी दिन हम जोश में आ गए तो आपको रात को 12 बजे तक पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा टाइम 7 से 8 का है। आपसे मैं एक बिल्कुल सरल सवाल पूछना चाहता हूं। पृथ्वी जो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, मैं अगर नॉर्थ पोल स्टार से उसकी तरफ देखता हूं, भयंकर स्पीड से घूम रही है। अगर अचानक से पृथ्वी एक दिन सुबह उठ के ये बोले, अरे यार बहुत हो गया, 450 करोड़ साल से मैं घूम रही हूं यार, आज मैं 3 सेकंड रुकूंगी यार, नहीं यार बहुत हो गया, चाय लाओ यार, आज मैं नहीं घूमूंगी। सपोज किसी दिन पृथ्वी का ऐसा मूड हो गया, मेरा आपको सवाल है क्या होगा? जल्दी बोलो। Let us assume that on a fine morning the earth says that I'm too tired of revolving and rotating and rotating and rotating and rotating and rotating and I am going to take a break of 3 seconds. Can you tell me what will happen? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इतना समय रहता नहीं है यार, तुम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ा दो गुरु अपनी। जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। पृथ्वी घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। उस पर से एक अच्छा गीत सुनाऊंगा आपको, प्यारा सा। वैसे तुम्हारे गानों की डिमांड आजकल कम हो गई है, इसलिए एक लिखता है बाय सर, लिखती है रिया। कहां? अभी तो मैं हूं भैया, मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूं, आप जा रही हूं तो बात अलग है। यस सर। जल्दी बताइए क्या होगा, हु विल टेल मी? जल्दी बताइए व्हाट विल हैपन, आई एम वेटिंग। और उसके बाद एक गीत भी सुनाऊंगा इसके ऊपर आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर समझ लीजिए। पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, हम उसके साथ घूम रहे हैं, हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। अगर पृथ्वी रुकी, हम उस स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फिका जाएंगे, तो मैं मेरे स्टूडियो की दीवार से टकराऊंगा, आप जहां भी बैठे हैं, आप जो आगे उससे टकराएंगे, हर चीज उड़ेगी उस स्पीड से और टकरा के नष्ट हो जाएगी। 3 सेकंड में दुनिया से जीवन का नाश हो जाएगा। दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी ओवर, विल ऑल बी फिनिश्ड एंड डेड एंड गॉन। आवाज तक निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए रोज सुबह पृथ्वी माता पर थोड़ा सा जल अर्पण करके निवेदन कर दिया करो कि माता घूमते रहना, घूमते रहना माता, घूमते रहना। समझ में आया? इसका और कोई उत्तर नहीं, इसका सिर्फ एक यही उत्तर है, और यह है साइंस, यह है टेक्नोलॉजी, यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की। पृथ्वी, प्यारे दोस्तों,
1600 किलोमीटर पर आवर की गति से गोल गोल घूम रही है। सोचिए 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और वो रुकेगी तो आप और मैं 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंके जाएंगे। खेल खत्म हो जाएगा हमारा, उसी वक्त खेल खत्म हो जाएगा। पढ़ लीजिए, सब आपके सामने है। सारी जितनी भी वस्तुएं जो बेडरॉक से नहीं जुड़ी हुई हैं पृथ्वी के, आपको पता है ना, हमारी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, पूरे नीचे की जो चट्टानें हैं बेडरॉक। अब हम कोई बेडरॉक से तो जुड़े हुए नहीं है, तो सब उड़ेगा और 3 सेकंड में खेल खत्म, पता भी नहीं चलेगा एवरीथिंग। और हम जो टकराएंगे तो हमारा वहीं पे आइसक्रीम फालूदा बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये जो पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, मेरा आज का ये अगला कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद अगले 2 कॉन्सेप्ट हम अगले सेशन में लेंगे, यानी कि कल फ्राइडे को। तो ये पृथ्वी के लगातार घूमते रहने पे एक बहुत प्यारा गीत है, मोटिवेशनल गीत है। सुनना है कि नहीं? जल्दी बोलो यस और नो, वैसे टाइम भी हमारा पूरा होने आ गया है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत प्यारा गीत है, गुनगुनाते रहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहिए। अभी सेशन बचा, एक कॉन्सेप्ट और है, रॉक्स एज लाइफ। प्यारे दोस्तों, गीत अच्छा लगा हो तो 100 में से मार्किंग कर देना, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और जब सेशन समाप्त हो तो सेशन की 100 में से मार्किंग कंपलसरी है, कमेंट्स में भी और लाइव चैट में भी। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे। अरे बहुत प्यारा गीत है यार, बहुत प्यारा। विनोद बाबू का था, अब तो नहीं रहे, लेकिन बहुत ही शानदार एक्टर थे। आपसे अगला सवाल, मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि पृथ्वी पर जीवन पत्थरों से निकला है, यस और नो? पृथ्वी पर जीवन पत्थरों से निकला है, मैंने बताया था, यस और नो? जल्दी बोलो। तो आखिर what role have rocks and minerals played on this planet in terms of our life? सवाल यह है प्यारे दोस्तों, यह है हमारी पृथ्वी की 450 करोड़ साल की कहानी। बी शॉक्ड। आज की जो ब्लू ग्रीन अर्थ है, ये तो 54 करोड़ साल पहले ही बनी है। उसके पहले के 400 करोड़ साल तो कुछ और ही चल रहा था नाटक। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले थी ब्लैक अर्थ, ऐसे बनी थी पृथ्वी। देखो, इसमें से हम निकल के यहां तक आ गए हैं, ये मोल्टन रॉक है पूरा। तो मिनरल्स जो है ना, हम सबके जीवन का स्रोत हैं। फंडा समझ में आया तुमको? उसके बाद बनी ग्रे अर्थ, ये पूरा चार्ट है। ब्लैक अर्थ जो था मोल्टन रॉक, ग्रे अर्थ में था ग्रेनाइट सब तरफ। अर्ली ब्लू फेज में था माइक्रोब, इस पे प्रीलिम में सवाल आ चुका है। सायानोबैक्टीरिया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीजन का बनना और पृथ्वी का हरा भरा होना, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान रखना। रस्ट फेज, ऑक्सीजन आयरन पे एक्ट करके पृथ्वी को लाल बना देता है। व्हाइट अर्थ, सब तरफ बर्फ और सब कुछ ठंडा हो गया। ब्लू ग्रीन अर्थ जो हमारी वर्तमान पृथ्वी है, ये है इसके स्टेजेस। समझ में आया? और ये हैं हम आज। इसमें हमारा बायोस्फीयर है, जिसमें आप और हम बैठकर यूट्यूब के जरिए वाईफाई स्टडी अन अकेडमी यूपीएससी चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। पृथ्वी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाई करो ना करो, पास हो ना हो, यूपीएससी पढ़ो, कैट पढ़ो, संदीप सर से पढ़ो ना पढ़ो, पृथ्वी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो घूम रही है, और भगवान करे घूमती रहे, नहीं तो खेल ही खत्म है हम सबका। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट 29 और 30 हम अगली क्लास में लेंगे, यानी कल शाम को 7 बजे 6:55 तक आ जाइएगा। ये सिलेबस है, अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा डरते रहिए, बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन आपको, जल्दी बताइए, यस और नो? मजा आया कि नहीं? 100 में से मार्किंग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते रहिए, क्योंकि चलते रहना ही तो भैया जिंदगी है। करके दिखाएंगे लिखना कंपलसरी है, ये हमारा गुरु मंत्र है, करके दिखाएंगे। अभी के अभी लिखिए और खूब पॉजिटिव रहिए, आप निश्चित तौर पर एग्जाम क्रैक करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।